प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो हेडिंग दीजिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं? MP एंड BP। अच्छा से नजर आ रहा है कि नहीं? ठीक। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, MP एंड BP। देखिए ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस हम लोग पढ़े हैं कि अधातु है, नॉन मेटल है। आर्सेनिक, एंटीमनी मेटलॉइड्स हैं, उपधातु हैं। और बिस्मथ क्या है? मेटल है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो नाइट्रोजन से फास्फोरस का अधिक होता है, अधिक मेल्टिंग पॉइंट। क्यों होता है? तो वांडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के कारण, देखिए आपको 11th में वांडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वांडरवाल आकर्षण बल बताया गया था। वांडरवाल आकर्षण बल क्या होता है? तो किसी भी गैस के अणु एक दूसरे से जिस बल द्वारा जुड़े रहते हैं वह वांडरवाल आकर्षण बल कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग पढ़े हैं कि O2 अणु जो है इसमें ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच कैसा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। ये ऑक्सीजन का परमाणु, ये ऑक्सीजन का परमाणु, दोनों एक दूसरे से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़कर O2 बनाता है। लेकिन यदि O2 के दो अणु हों तो ये एक दूसरे से कैसे जुड़े रहेंगे? तो ये वांडरवाल आकर्षण बल, यही जो बल है इन दोनों को जो जोड़े रखता है यही कहलाता है वांडरवाल्स आकर्षण बल। ठीक है, तो कह सकते हैं कि दो अणुओं के बीच, ये दो अणु, ऑक्सीजन अणु है, ये भी ऑक्सीजन अणु है, दो अणु एक दूसरे से जिस बल द्वारा जुड़े रहते हैं, दो अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल वांडरवाल आकर्षण बल कहलाता है। यहां देखिए दोनों में अंतर है। ये ऑक्सीजन अणु में ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच यहाँ डबल बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है। लेकिन ऑक्सीजन अणु एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? वांडरवाल आकर्षण बल द्वारा। ऑक्सीजन परमाणु एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? तो डबल बॉन्ड द्वारा। ऑक्सीजन अणु एक दूसरे से कैसे जुड़े रहते हैं? तो वांडरवाल आकर्षण बल द्वारा। इसी तरह किसी भी गैस का अणु, जैसे कहा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड के विभिन्न अणु एक दूसरे से कैसे जुड़े रहते हैं? तो वांडरवाल आकर्षण बल द्वारा। फास्फोरस के अणु एक दूसरे से कैसे जुड़े रहते हैं? वांडरवाल आकर्षण बल द्वारा। नाइट्रोजन के अणु एक दूसरे से कैसे जुड़े रहते हैं? तो वांडरवाल आकर्षण बल द्वारा। किसी भी गैस के अणु एक दूसरे से हमेशा वांडरवाल आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। और वांडरवाल आकर्षण बल कब बढ़ता है? तो जब परमाणु का आकार बढ़ता है। आकार बढ़ेगा, जैसे नाइट्रोजन से फास्फोरस परमाणु का आकार बड़ा होता है, तो आकार बढ़ेगा तो वांडरवाल आकर्षण बल बढ़ेगा, और वांडरवाल आकर्षण बल बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इसलिए फास्फोरस का नाइट्रोजन की अपेक्षा अधिक होता है। अब जरा हम आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की बात करें तो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ जो है वह मेटल है, आर्सेनिक, एंटीमनी मेटलॉइड है। लेकिन मेटलॉइड का मतलब क्या होता है? जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाए, मेटल और नॉन मेटल दोनों का गुण पाया जाए। तो यहाँ पर इनमें मेटालिक बॉन्ड होता है। ये इनके परमाणु एक दूसरे से कैसे जुड़े रहते हैं? मेटालिक बॉन्ड द्वारा। और मेटालिक बॉन्ड जो होता है, परमाणु का जब आकार बढ़ता है तो मेटालिक बॉन्ड का जो मजबूती है, स्ट्रेंथ है, वह घटता है। यानी जैसे जैसे परमाणु का आकार यहाँ पर ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु आकार बढ़ेगा, और परमाणु आकार बढ़ेगा तो मेटालिक बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वह घटेगा। स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड
मेटालिक बॉन्ड मतलब धात्विक बंध। धात्विक बंध की मजबूती जो है वह क्या होगी, घटेगी, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, गलनांक घटेगा। तो ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन से फास्फोरस की ओर आते हैं तो बढ़ता है, फास्फोरस का नाइट्रोजन से अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, तो वान डेर वाल आकर्षण बल बढ़ने के कारण। लेकिन जब आर्सेनिक से बिस्मथ की ओर आते हैं तो इनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो धात्विक बंध पाया जाता है, यानी मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। अब धात्विक बंध पाया जाता है तो धात्विक बंध परमाणु आकार पर डिपेंड करेगा। परमाणु का आकार यदि बढ़ेगा तो धात्विक बंध की मजबूती जो होगी वह घटेगी। अब परमाणु का आकार इसका बड़ा है तो इसमें धात्विक बंध सबसे कमजोर होगा। परमाणु का आकार यहाँ छोटा है तो धात्विक बंध मजबूत होगा। तो परमाणु का आकार बढ़ रहा है तो धात्विक बंध की मजबूती घटेगी, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। तो इसमें सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट इस पूरे ग्रुप में किसका होगा, तो आर्सेनिक का। यहाँ लिख सकते हैं हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर हो गया आपको, मेल्टिंग पॉइंट वाले पॉइंट क्लियर हुआ। फास्फोरस का नाइट्रोजन से अधिक होता है वान डेर वाल आकर्षण बल बढ़ने के कारण, और आर्सेनिक से बिस्मथ की ओर आते हैं तो परमाणु आकार बढ़ने के कारण धात्विक बंध की मजबूती, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड घटते जाता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट घटते जाता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो इसको लैंग्वेज में हम लोग नोट कर लें कि नाइट्रोजन से फास्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है क्योंकि वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वान डेर वाल्स आकर्षण बल, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत होता है। ठीक है, आर्सेनिक से बिस्मथ की ओर आने पर परमाणु आकार बढ़ने के कारण धात्विक बंध की प्रबलता यानी मजबूती, धात्विक बंध की प्रबलता घटती जाती है, इसलिए गलनांक घटता जाता है, इसलिए गलनांक घटता जाता है। क्लियर हो गया, चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग देखते हैं फिजिकल स्टेट के बारे में। तो अगला हेडिंग दीजिए भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की बात करें, नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन में इसके दो परमाणु ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। नाइट्रोजन में इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ करके और N2 अणु बनाते हैं, इसलिए N2 के रूप में पाया जाता है, यानी डाई एटॉमिक गैस, द्विपरमाणविक गैस के रूप में। डाई एटॉमिक यानी डाई मतलब दो, एटम मतलब परमाणु, यानी वैसा अणु जो कितने परमाणु से बना हो, दो परमाणु से। तो नाइट्रोजन अणु में नाइट्रोजन के दोनों परमाणु
ट्रिपल बॉन्ड द्वारा, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड कहा जाता है। मल्टीपल बॉन्ड द्वारा जुड़कर नाइट्रोजन अणु का निर्माण करते हैं और यह डायटोमिक गैस के रूप में पाया जाता है। फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी जो है, ये फास्फोरस जो है P4 के रूप में पाया जाता है, आर्सेनिक AS4, SB4 के रूप में। यानी इनके एक अणु में कितने परमाणु हैं? 4 परमाणु हैं। तो ये टेट्रा एटॉमिक सॉलिड के रूप में पाए जाते हैं, टेट्रा एटॉमिक ठोस के रूप में पाए जाते हैं। और बिस्मथ जो है सॉलिड मेटल है, ठोस धातु है। ये फिजिकल स्टेट हो गया। नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? N2 के रूप में पाया जाता है। यानी इसके एक अणु में कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु। तो ये डायटोमिक गैस हो गया। हिंदी में इसको लिख सकते हैं द्विपरमाणुविक गैस के रूप में पाया जाता है। फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी फास्फोरस P4 के रूप में, आर्सेनिक AS4 के रूप में और एंटीमनी Sb4 के रूप में पाया जाता है। टेट्रा एटॉमिक यानी इनके एक अणु में कितने परमाणु होंगे? 4 परमाणु और ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। बिस्मथ जो है वो सॉलिड मेटल है। क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षा में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में पाया जाता है जबकि फास्फोरस ठोस अवस्था में पाया जाता है, क्यों? इसको पहले आप लोग नोट कर लें। नोट कर लिए? अब देखो बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन कि नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में पाया जाता है जबकि फास्फोरस ठोस होता है, क्यों? तो देखिए, नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन अणु में नाइट्रोजन के परमाणु ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु का परमाणु आकार छोटा तथा N2 की बंध वियोजन ऊर्जा उच्च होती है। ठीक है, नाइट्रोजन अणु में नाइट्रोजन के परमाणु ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु का आकार छोटा तथा नाइट्रोजन अणु की बंध वियोजन ऊर्जा उच्च होती है, इसलिए यह द्विपरमाणुविक गैस के रूप में पाया जाता है, गैस के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब यदि फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस में बड़ा परमाणु आकार, फास्फोरस का परमाणु आकार नाइट्रोजन से बड़ा होता है, बड़ा परमाणु आकार तथा निम्न बंध वियोजन ऊर्जा के कारण मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड कहा जाता है। मल्टीपल बॉन्ड का निर्माण नहीं होता है, इसलिए इसके 4 परमाणु
ऊपर लिख देते हैं इसको। इसलिए इसके 4 परमाणु सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़कर P4 ठोस का निर्माण करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में पाया जाता है जबकि फास्फोरस ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्यों? तो नाइट्रोजन में क्या होता है, अभी बताया कि नाइट्रोजन के परमाणु एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। छोटा परमाणु आकार होने के चलते इसके 2 परमाणु एक दूसरे से जुड़ जाते हैं ट्रिपल बॉन्ड द्वारा, और इसकी बंध वियोजन ऊर्जा उच्च होती है, इसलिए स्टेबल होता है और N2 गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जबकि फास्फोरस में बड़ा परमाणु आकार होने के चलते उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं पाता है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं बन पाता है। फास्फोरस P4 में बड़ा परमाणु आकार तथा निम्न बंध वियोजन ऊर्जा N2 की अपेक्षा फास्फोरस के परमाणु जो जुड़ते हैं उनकी बंध वियोजन ऊर्जा कम होती है, तो निम्न बंध वियोजन ऊर्जा के कारण मल्टीपल बॉन्ड का निर्माण नहीं हो पाता है और इसके 4 परमाणु एक दूसरे से जुड़कर क्या बनाते हैं, P4 बनाते हैं और यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो ये हम लोग देखे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, भौतिक अवस्था के बारे में। अब हम लोग देखेंगे ग्रुप 15 के तत्वों के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण पहला हम लोग देखते हैं इसमें संयोजकता, इंग्लिश में वैलेंसी। देखिए ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं उनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2NP3। ठीक है, ग्रुप 15 के तत्वों का सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉन NH2NP3 होता है। लिख सकते हैं पॉइंट वाइज कि ग्रुप 15 के तत्वों का सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3 होता है। अब देखो बाबू, S में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, पूरा भरा हुआ है, लेकिन P में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तीनों ऑर्बिटल में है। ठीक है, S में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लेना होगा। बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है तो अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। यहां भी आप देख सकते हैं ऑर्बिटल डायग्राम से, फास्फोरस में 3 ये p ऑर्बिटल में इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उनके p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, एक तीनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में हैं, यानी 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो जो अयुग्मित है वही युग्मित होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, सहसंयोजक बंध के निर्माण के दौरान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले जो ऑर्बिटल होते हैं वे ओवरलैप करते हैं ताकि वे पेयर्ड हो जाए, युग्मित हो जाए। तो इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ताकि 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो तीनों एक इलेक्ट्रॉन लेकर के युग्मित हो जाएगा और अस्थायी हो जाएगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता क्या होगी, -3। तो यहां लिख सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति के कारण इनकी संयोजकता -3 होती है।
3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता क्या होगी? -3। अब प्रश्न ये है कि 3 इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से ग्रहण करेगा? नाइट्रोजन करेगा कि फास्फोरस करेगा कि आर्सेनिक करेगा कि एंटीमनी कि बिस्मथ? यानी 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, हम लोग जानते हैं कि इस ग्रुप के जितने भी तत्व होंगे उनके p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तीनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो 3 और इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेंगे ताकि ये क्या हो जाए? 3 इलेक्ट्रॉन और ये ग्रहण कर लेंगे तो ये तीनों पेयर्ड हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे तो अस्थायी हो जाएंगे, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति यानी -3 संयोजकता दर्शाने की प्रवृत्ति किस तत्व में अधिक होगी? इस वर्ग के जितने भी तत्व हैं उनमें किन में अधिक होगी? तो यदि ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु आकार बढ़ता है और हम लोग पढ़े हैं कि विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है, विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है। तो परमाणु आकार बढ़ेगा। अब जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन का परमाणु आकार ये है और बिस्मथ का परमाणु आकार मान लीजिए कि ये है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ नजदीक होगा, नाभिक से नजदीक होगा, और नाभिक से इलेक्ट्रॉन नजदीक होगा तो इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल अधिक होगा, और यहाँ नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर होगा तो नाभिक का आकर्षण बल कम होगा। अब नाभिक का आकर्षण बल जितना अधिक होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होगी। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किसमें होगी? नाइट्रोजन में। और जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है जिसको ग्रहण करना है उसकी दूरी नाभिक से बढ़ती जाएगी, और जब दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल कम होगा, और आकर्षण बल कम होगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति घटती जाएगी। यानी ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति घटती जाएगी। यानी -3 क्या लिख सकते हैं कि -3 संयोजकता दर्शाने की प्रवृत्ति घटती जाएगी। तो -3 संयोजकता सबसे अधिक किसके द्वारा दर्शाया जाएगा? नाइट्रोजन द्वारा, यह सर्वाधिक हो जाएगा। और सबसे कम किसके द्वारा दर्शाया जाएगा? तो बिस्मथ द्वारा। क्लियर? परमाणु आकार बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति घटेगी, यानी -3 संयोजकता दर्शाने की प्रवृत्ति घटती जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो -3 संयोजकता दर्शाने की प्रवृत्ति क्या होगी? घटती जाएगी। अब जरा इसी ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, एंटीमनी और बिस्मथ की यदि बात करें तो एंटीमनी और बिस्मथ की ऊपर से नीचे हम लोग आते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है, और परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ आयनन ऊर्जा घटती है। तो एंटीमनी और बिस्मथ की आयनन ऊर्जा कम होगी, कम आयनन ऊर्जा, और जिसकी आयनन ऊर्जा कम होती है वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। जिसकी आयनन ऊर्जा कम होगी वह आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो ये जो है एंटीमनी और बिस्मथ, ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, इसीलिए एंटीमनी और बिस्मथ जो है ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे? तो इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2np3 होता है, तो केवल ये p इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे। किस इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे? तो p इलेक्ट्रॉन का। p में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, और 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इसलिए
+3 संयोजकता दर्शाते हैं, +3 संयोजकता दर्शाते हैं। क्लियर हो गया बाबू? वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो हम लोग जानते हैं कि परमाणु आकार बढ़ता है और आयनन ऊर्जा घटती जाती है। यानी इस वर्ग में एंटीमनी और बिस्मथ की आयनन ऊर्जा कम होगी। आयनन ऊर्जा जिनकी कम होगी वे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन का आसानी से त्याग कर सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। अब किस इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं? तो p इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। p में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो कैसा चार्ज आता है? प्लस। तो 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं इसलिए +3 संयोजकता दर्शाते हैं। अब आप कह सकते हैं कि सर s इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों नहीं करते हैं? तो आपको याद होना चाहिए पिछले लेक्चर्स में बताया गया है इनर्ट पेयर इफेक्ट। यह जो s इलेक्ट्रॉन होता है ये नाभिक के ज्यादा करीब होता है। नाभिक के ज्यादा करीब होने के चलते इस पर नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा होता है। नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा होने के चलते यह इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाता है इसलिए यह भाग नहीं ले पाता है। यानी यह इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण क्यों नहीं निकल पाता है s इलेक्ट्रॉन? क्योंकि यह नाभिक के नजदीक होता है और नाभिक के नजदीक होगा तो नाभिक का आकर्षण बल अधिक होगा, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाता है। केवल p इलेक्ट्रॉन ही निकल पाता है और p में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए +3 संयोजकता दर्शाते हैं। यह क्यों नहीं निकलता है? तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है। तो ये हम लोग देखें कि इस ग्रुप के तत्व -3 संयोजकता दर्शाते हैं, लेकिन एंटीमनी और बिस्मथ जो हैं इनकी कम आयनन ऊर्जा के कारण ये p में जो 3 इलेक्ट्रॉन है उसका त्याग करते हैं और इसलिए कौन सी संयोजकता दर्शाते हैं? +3। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए। तो ये तो हम लोग देखे कि इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण कैसे करते हैं और क्या संयोजकता दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेंगे -3, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे एंटीमनी और बिस्मथ के केस में तो +3। लेकिन जो p ब्लॉक के तत्व हैं ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझा भी करते हैं और इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे तो साझा करके क्या करेंगे, कितनी संयोजकता होगी ये हम लोग देखेंगे। यानी इनकी सहसंयोजकता क्या होगी? सहसंयोजकता को इंग्लिश में कहा जाता है कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का मतलब हुआ कि परमाणु द्वारा साझा में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु द्वारा साझा में जितना इलेक्ट्रॉन लगाया जाता है उसी को कहा जाता है सहसंयोजकता कोवैलेंसी। तो हम लोग जानते हैं कि इस वर्ग के तत्वों के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो 5 होते हैं तो इनको अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये साझा में लगाएंगे, यानी इनकी सामान्य सहसंयोजकता कितनी होगी? 3। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इस वर्ग के तत्वों की सामान्य सहसंयोजकता 3 होती है। ठीक है, इस वर्ग के तत्वों की सामान्य सहसंयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। तो देखिए इस वर्ग के तत्वों की सामान्य सहसंयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। क्यों सामान्य सहसंयोजकता 3 होती है? तो हम लोग जानते हैं कि इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होता है। P में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। S में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए इसका अष्टक पूरा होने के लिए।
तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, साझा 3 इलेक्ट्रॉन ही करेगा, इसलिए यहाँ पर सहसंयोजकता कितनी हो जाएगी? तो 3 हो जाएगी। ठीक है, 3 ही इलेक्ट्रॉन साझा में जाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन साझा में जाता है वही सहसंयोजकता होती है। लेकिन अब तो इस वर्ग के तत्व जितने भी होंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सबकी सहसंयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। अब नाइट्रोजन जो है इसकी अधिकतम सहसंयोजकता 4 भी होती है। जैसे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता कितनी होती है? 4। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता कितनी होती है? 4। जैसे देखिए, हम यदि बात करें अमोनियम आयन की, तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 3 4 5। 3 हाइड्रोजन से जब एक इलेक्ट्रॉन का साझा मान लीजिए किया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन गया। अब H+ जो होगा, H+ में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और 1+ आ जाएगा मतलब वो भी 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसको अस्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये नाइट्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है साझा में। अब इस तरह से देखिए, नाइट्रोजन का यहाँ हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड हो गया, इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड, इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। नाइट्रोजन एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन अपना देता है, उप सहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर कितनी कोवैलेंसी हुई, कितना बॉन्ड बना? 1 2 3 और 4, इसलिए यहाँ पर अधिकतम सहसंयोजकता कितनी होगी? 4 होगी, क्योंकि 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। 4 यहाँ सिंगल बॉन्ड बना, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का उप सहसंयोजक बंध का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसकी अधिकतम सहसंयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब जरा हम नाइट्रोजन को छोड़कर अन्य तत्वों की बात करें। नाइट्रोजन को छोड़कर इस वर्ग के अन्य तत्व रिक्त डी ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण अपनी सहसंयोजकता को विस्तारित कर सकते हैं, इसलिए +5 सहसंयोजकता दर्शाते हैं। +5 सहसंयोजकता दर्शाते हैं। देखिए, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इसके बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम सामान्य अवस्था में लिखें तो देखिए 3s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। 3p में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3। और तीसरा कक्ष है तो इसमें 3d भी होगा, भले इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी 3d है, इसमें वैकेंट है। अब उत्तेजित अवस्था में क्या होगा कि ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो यह भी क्या हो जाएगा? अनपेयर्ड हो जाएगा, यह भी अनपेयर्ड हो गया।
अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए यह सहसंयोजकता कितना दर्शाएगा? तो 5 दर्शाएगा। यानी नाइट्रोजन को छोड़ करके इस वर्ग के जितने भी तत्व हैं उसमें रिक्त डी ऑर्बिटल पाया जाएगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल पाया जाएगा, इसलिए अपनी सहसंयोजकता को फैला सकते हैं। और यहाँ जहाँ 3 सहसंयोजकता हो रही थी, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, अब यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई, इसलिए इसकी सहसंयोजकता कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। तो देखिए, नाइट्रोजन -3 से +5 तक ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। -3 से +5 तक इसके कंपाउंड, नाइट्रोजन के कंपाउंड पाए जाते हैं। जैसे देखिए NH3, N2H4, NH2OH, N2, N2O, NO, HNO3, HNO2, N2O3, इन सब में ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा तो नाइट्रोजन क्या -3 हो जाएगा, यहाँ नाइट्रोजन का -2 हो जाएगा, यहाँ नाइट्रोजन का -1 हो जाएगा, यहाँ नाइट्रोजन का 0, यहाँ नाइट्रोजन का +1, यहाँ नाइट्रोजन का +2, यहाँ नाइट्रोजन का +3, यहाँ नाइट्रोजन का +4 और यहाँ नाइट्रोजन का +5। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि नाइट्रोजन -3 से +5 तक, -3 से +5 तक ऑक्सीकरण संख्या दर्शा सकता है। और सभी ऑक्सीकरण संख्याओं में इसका एक एक हम लोग एग्जाम्पल देखें। एक और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, N3H, इसको कहा जाता है हाइड्राजोइक एसिड। हाइड्राजोइक एसिड, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1/3 होती है। इसको याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। हाइड्राजोइक एसिड है, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -1/3। अब हम लोग जानते हैं कि इस वर्ग के जो तत्व होते हैं इनके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी इस वर्ग के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो सामान्य ऑक्सीकरण संख्या -3, लेकिन नाइट्रोजन -3 से लेकर +5 तक सभी ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। मिटा दे इसको। -3 के अलावा इस वर्ग के तत्व +3 तथा +5 ऑक्सीकरण संख्या भी दर्शाते हैं। ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर +5 ऑक्सीकरण संख्या का अस्थायित्व घटता जाता है, जबकि +3 ऑक्सीकरण संख्या का अस्थायित्व बढ़ता जाता है। ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो +5 ऑक्सीकरण संख्या का अस्थायित्व क्या होगा? घटता जाएगा।
और +3 ऑक्सीकरण संख्या का अस्थायित्व बढ़ता जाएगा। देखते हैं इसको। जैसे देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ +5 का अस्थायित्व ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, घटेगा। +5 का अस्थायित्व। लेकिन आपको बताया गया है कि इस वर्ग के जो भारी तत्व हैं, पी ब्लॉक के जो भारी तत्व होते हैं नीचे वाले, इनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट पाया जाता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते ये एस इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं, केवल पी इलेक्ट्रॉन निकल पाते हैं। तो एस इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। पी में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए +3 ऑक्सीकरण संख्या भी दर्शाएंगे। कौन दर्शाएंगे, तो भारी तत्व। अब +3 का अस्थायित्व ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, +3 का अस्थायित्व बढ़ेगा। यानी +5 मोस्ट स्टेबल इसके लिए हो जाएगा और +3 किसके लिए हो जाएगा, तो बिस्मथ के लिए हो जाएगा। तो ये हम लोग देखे ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन दिए गए थे उसका आंसर देखेंगे और आज के लेक्चर पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो ये पिछले लेक्चर का आंसर है। फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का ए, फोर्थ का ए, फिफ्थ का ए। और आज के लेक्चर पर आधारित ये कुछ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सेकंड नंबर या पीएमटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से किसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या सर्वाधिक है। ऑक्सीकरण संख्या निकालना आपको 11th में रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ाया गया था। ये भी क्वेश्चन आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या के घटते क्रम में कौन सा क्रम है, इसमें निम्न में से किसका गलनांक अधिकतम है। ये सभी क्वेश्चन आज आप लोग कर लेंगे। और जैसा कि हम प्रत्येक लेक्चर में बोलते हैं कि डेली का लेक्चर डेली देखें, समझें, उसका नोट्स बनाएं और उसका जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बच्चे बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, इससे बहुत खुशी होती है। और आशा है कि जो नहीं दे पा रहे हैं वे भी निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और डेली का क्लास जो है वह डेली करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। थैंक यू।